Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3 from Inorganic Chemistry, Group 3A and 4A elements. Group 3A and 4A elements ये हमने आज इंशाअल्लाह अजीज स्टार्ट करना है और इसमें हम इंट्रोडक्शन से लेकर सारी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। तो ग्रुप 3A, ठीक है, और 4A एलिमेंट्स। ग्रुप 3A एंड 4A एलिमेंट्स। अब 3A और 4A में हमने चीजें समझनी है, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, इसमें क्या क्या हमने सीखना है और क्या क्या नहीं सीखना। असल में ना अकॉर्डिंग टू 2021 सिलेबस जो 3A है वो तो तकरीबन मुकम्मल ही है, 4A का लिटिल पोर्शन ऐड किया है, ठीक है, बाकी वो जो है वो एक्सक्लूड किया हुआ है, सही है। तो इसलिए हम लोग पहले 3A को पढ़ेंगे और फिर हम लोग 4A को पढ़ेंगे, सही है। तो आज हम ग्रुप 3A एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ग्रुप 3A एलिमेंट्स, इसको हम आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको कि तीसरे ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, यानी कि पी ब्लॉक का पहला ग्रुप 3A कहलाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हाल है। अब सुनिएगा, इसमें हम यूं कह लें, इट कंटेन बोरोन फैमिली। इसमें कौन से जो है वो एलिमेंट्स आते हैं, वो बोरोन फैमिली से मुताल्लिक उनके बारे में बातें, ठीक हो गया। अब सुनिएगा, मसलन इसको याद करने का तरीका सुन लें। ब्यूटीफुल ऑल गर्ल्स इन थाईलैंड, ठीक है। ब्यूटीफुल ऑल गर्ल्स इन थाईलैंड के जरिए ये शॉर्टकट बनाया गया ताकि इस ग्रुप को हम आसानी से याद कर सकें। अब ब्यूटीफुल का मतलब बी का मतलब है जी, इधर से हम लेते हैं बोरोन, आल का मतलब एल्यूमिनियम, क्लियर हो गया। फिर गर्ल्स यानी कि Ga, गैलियम, In, इंडियम और Tl, टेलोरियम, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास चंद एलिमेंट्स थे, सॉरी Tl थेलियम आता है, थाईलैंड है ना, थाईलैंड से थेलियम, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, क्लियर। ब्यूटीफुल ऑल गर्ल्स इन थाईलैंड। अब इसमें बड़ी मजे की बात है, वो क्या है, अब सुनिए। ये वाहद इनमें मौजूद ऐसी चीज है जो क्या है, नॉन मेटल है। वाहद ये वाली नॉन मेटल है और बाकी सारी की सारी क्या है, ये मेटल्स हैं इन ट्रू सेंस। अगर हकीकत में देखें तो ये क्या है, मेटल्स हैं, सही है। तो ये मेटल्स और ये वाली एक वाहद ऐसी है जो नॉन मेटल। इसका मतलब है कि बोरोन जाहिर सी बात है अपने दूसरे ग्रुप मेंबर से पेक्यूलियर बिहेवियर शो करेगी। पेक्यूलियर बिहेवियर का मतलब है ये अनोखा बिहेवियर शो करेगी, उससे जरा डिफरेंट होके चलेगी, उनसे जरा डिफरेंट होके चलेगी, क्लियर होगी बात। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अक्रस के हिसाब से। तो अक्रस का जो टेबल है वो सिंपल सा आपने बुक से ऐसे देख लेना कि कौन कौन सी और है, पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, कहाँ पाई जाती है, वो सिंपल सी चीजें। तो वैसे हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ अक्रस के एतबार से
पाए जाते हैं। तो इनमें जो लोअर मेटल्स हैं वो तो कम पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा एक्सेस में पाया जाता है। देन क्या नाम से बोलते हैं, बोरोन भी पाया जाता है, लेकिन बोरोन अबंडेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले अक्रेस के बारे में बात हो रही है, तो पहले बात कर लेते हैं बोरोन की। पहले बात कर लेते हैं बोरोन की। तो हम कहते हैं पहली बात, इट इज नॉट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये जमीन में अबंडेंट नहीं है, जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये वो अबंडेंट है ना, ऐसे वो कहता है बोरोन जमीन में अबंडेंट नहीं है, बल्कि किस तरह होती है, ट्रेसेस होती है, ट्रेसेस इन सॉइल होती है। ठीक है, वो भी पास का हम फर्टिलाइजर की मदद से डालते हैं। क्यों? प्रेजेंट इन ट्रेसेस ऑफ सॉइल्स which help in plant growth। यानी कि वहां पे भी अपना काम कौन सा सरंजाम दे रही है, प्लांट की ग्रोथ का, प्लांट की ग्रोथ का। ठीक है जी, और ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलेगी आपको। किस तरह मिलेगी, कंबाइंड, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलेगी, कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। और कंबाइंड स्टेट भी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, mostly present in combined state with oxygen। ज्यादा तौर पे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ इसकी चंद ओर्स हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग जो है वो देख लेते हैं। एंड अकर इन नेचर किस फॉर्म में, बोरिक एसिड्स की फॉर्म में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह, एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ salts ऑफ पॉलीबोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड कह लो या पॉलीबोरिक एसिड कह लो, बोरिक एसिड्स के जो है ना वो साल्ट्स है। मैं 2-3 नाम लिखता हूं जो आपने याद भी करने हैं। ठीक है, एक जो है वो सबसे मशहूर और मारूफ है, उसे हम लोग बोरेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे कोलामेनाइट है और फिर और दो बोरिक एसिड है। देखो लाइक Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल, Ca2B6O11 5 वाटर मॉलिक्यूल, H3BO3। ये 3 किस्म की बेसिकली ओर्स है। जो मैं कह रहा था कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है और इसके साल्ट पाए जाते हैं। ये साल्ट है और ये एंड वाला क्या है, एसिड है। साल्ट है और एंड वाला क्या है, एसिड है। तो पहले को आप लोग क्या बोलते हो, या बोरेक्स बोलते हो या क्या बोलते हो, टिंकल, या क्या बोलते हो, टिंकल बोलते हो। बोरेक्स बोलते हो या फिर टिंकल बोलते हो। क्लियर हो गया। टिंकल इसका जो है वो कमर्शियल नेम आप कह लें, या जैसे वो डिस्कवर हुआ है वहां से नाम पड़ा है, लेकिन जो बोरेक्स है वो उसका केमिकल नेम है। इसको हम कहते हैं कोलैमिनाइट, और इसको हम कहते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में से और दो बोरिक एसिड है ये। और अभी और दो बोरिक एसिड है। तो यहां से हमें अंदाजा हुआ कि ये वाले जो मोस्टली और है, एक तो ये बोरेक्स होगी, ठीक है,
दूसरी ये वाली कैल्शियम का बोरेट के साथ साल्ट हो गया, और तीसरा ये सिंपल साल्ट की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये दोनों भी इसी के साल्ट है। अगर आपने ये वाला अपना बोरिक एसिड बनाना हुआ, I3BO3 बनाना हुआ, आप साल्ट में एसिड डालोगे। इसमें भी इसकी प्रिपरेशन आपको सिलेबस में है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि जब आपने बोरिक एसिड बनाना हुआ तो इसमें साल्ट एसिड डालेंगे। साल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एसिड है वो इसके साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी तरह हम सिंपली फॉर्म में इसे आसानी से गेन कर लेंगे। ठीक हो गया? तो यहां तक था, ये तो था बोरॉन के बारे में। अब एल्यूमिनियम के बारे में, अब एल्यूमिनियम के बारे में दो चार चीजें लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम, इसके कौन कौन सी अक्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखते हैं हम लोग। इट अकर abundantly in earth crust after silicon and oxygen elements। मोस्टली ये भी किसमें होगा? कंबाइंड स्टेट में ही होगा ना, कंपाउंड वगैरह बनाते हैं। लेकिन सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद तीसरे नंबर पर जो अबंडेंट पाया जाता है वो कौन है? एल्यूमिनियम। तो यहां से हमने क्या सीखा कि एल्यूमिनियम अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो फिर जैसे सैंड है SiO2, वो तो अपना अर्थ में बहुत ज्यादा पाई जाती है। सही है ना? तो दूसरी फॉर्म में जो है वो कह लें कि ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये सिलिकेट के साथ मिलकर रहता है। मसलन ये सीमेंट वगैरह, इसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट बनते हैं। ये आप एस्बेस्टॉस मैट यूज करते हैं ओर्स वगैरह में, तभी तो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद इसकी नंबर आ रहा है ना। ठीक है? तो हम कहते हैं इट इज मेनली, इट इज मेनली, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है? किसमें होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट में होता है इन रॉक्स। यानी कि एल्यूमिनियम सिलिकेट यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड ये मिलकर बनाते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड होती है रेत और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके साथ मिलकर उसे स्ट्रेंथन करता है। तो जाके ये जैसे सीमेंट जो है ना वो एक रॉक लाइक मटेरियल के तौर पे ये काम करता है ना, रॉक जैसे चट्टान होती है, हार्ड होती है, वैसे ये काम करता है सीमेंट। तो ऐसे ही ये एल्यूमिनियम और सिलिकेट मिलकर रॉक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रॉक्स को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथन बनाते हैं। सही हो गया? तो यहां तक था इसकी जो है वो अक्रेंस के बारे में। अब इसका जो एल्यूमिनियम का टेबल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ओर्स है, वो आप लोग बुक से ही करेंगे। क्लियर? अब मैं चंद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है? देन केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने चलते चलते पढ़ ही लेनी है। ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 एलिमेंट्स, जो इनमें ट्रेंड्स हैं वो हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है ना? तो पहला हम ट्रेंड सबसे सस्ते वाला एटॉमिक साइज देखेंगे। ठीक है? तो यहां से चीजें समझने वाली, इससे पहले चीजें वैसे ही याद करने वाली हैं कि ये इस तरह अबंडेंट है और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इधर हम देखेंगे एटॉमिक साइज। ठीक है? अब आपको पता है ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज क्या होना है? इंक्रीज होना है। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो हम कहते हैं एटॉमिक साइज increases from top to bottom, but its
increase is not so regular because of poor shielding effect caused by desumption electrons present in lower एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो रीजन मैंने साथ लिख दी। देखो यहां पे सिंपल आ रहा है इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज के साथ लिख दिया कि वो इंक्रीज रेगुलर नहीं है इंक्रीज लेकिन रेगुलर नहीं है। मसलन 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे नहीं हो रहा। मे बी 5 से 10 हुआ हो, 10 से 15 हुआ हो, 15 से आगे 18 हो गया होगा, 18 से आगे 21 हो गया होगा, 21 से आगे 22 हो गया होगा। तो इस तरह वो इंक्रीज इतनी अच्छी रेगुलर नहीं है। क्यों? जो नीचे वाले एलिमेंट्स है उसमें कौन सी जो है वो चीज आती है, डी सबशेल आते हैं। कौन सा सबशेल इन्वॉल्व हो जाता है? डी, और डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिस वजह से शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से काज नहीं होता। जब शील्डिंग इफेक्ट काज नहीं होता तो इस वजह से हम कहते हैं इसके साइज में इंक्रीज अच्छा नहीं आया, रेगुलर नहीं आया, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है एटॉमिक साइज के एतबार से। फिर हम कर लेते हैं इनका मेटेलिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब कि ये कौन सी मेटल से अपना कौन मेटल है कौन नहीं है, किस तरह इसका ट्रेंड है। तो मैंने स्टार्ट पे यहां पे बता दिया कि ये मेटल है और ये वाहद है जो नॉन मेटल है। तो हम कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर, उनका जो मेटल है कंडक्टिविटी है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। अगली बात, बोरॉन इज नॉन मेटल, बोरॉन नॉन मेटल है, बट एल्यूमिनियम इज मेटल। दिस इज ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन साइज। ये बेसिकली किस वजह से कि बोरोन का साइज छोटा है, लेकिन जैसे बोरोन से हम एल्यूमिनियम में जाते हैं, एल्यूमिनियम का साइज इतना बड़ा है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो होल्ड करने की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है। इस वजह से वो डायरेक्टली मेटल हो जाता है। मतलब एक होता है ना कि वो मेटल हो और इस तरह वो नॉन मेटल, फिर मेटलाइड, फिर इस तरह का चक्कर हो, लेकिन ऐसा चक्कर नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेटल में। तो यहां से पूछा गया कि भाई एक नॉन मेटल आप कह रहे हो, दूसरी आप एकदम मेटल कह रहे हो, तो नीचे वाली तो बहुत ज्यादा मेटेलिक होगी। तो इससे हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ पे इसके साइज में बहुत ज्यादा अब्रप्ट चेंज आती है। तो हम कहते हैं बोरोन क्या हुई? नॉन मेटल, और एल्यूमिनियम क्या हुई? मेटल हुई। एल्यूमिनियम क्या हुई? मेटल हुई। सही हो गया। तो यहां पे ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली जो डिस्कस करने वाली थी। अब इससे नेक्स्ट हमने चलना है, इससे नेक्स्ट हमने चलना है और देखनी है चीजें क्या। देखिएगा, हम लोग इनके मेल्टिंग वाली पॉइंट देख लेते हैं कि वो किस तरह इंक्रीज होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। असल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है तो हीट पर डिपेंडेंट, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या नाम से बोलते हैं, स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट पे डिपेंड करता होता है, और बॉइलिंग पॉइंट प्योरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता होता है। इसलिए ये दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। सही है।
तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखना है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होता है? डिक्रीज करता है। ओके, क्यों डाउन द ग्रुप, ये क्यों डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज में इजाफे की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम कहते हैं जितना साइज ऑफ एटम होगा उतनी बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ये वैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको इसका जो है वो आइडिया हो जाए। सही हो गया। अब एक बात याद रखें, डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट रेगुलर। उसकी वजह आपको पता चल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोरॉन नॉन मेटल है और नीचे आते हैं तो मेटल है। नॉन मेटल में कोवलेंट बॉन्ड होता है और मेटल में आयनिक अपना जो है वो मेटालिक बॉन्ड होता है आयंस की वजह से, इसलिए उसमें स्ट्रक्चर में चेंज आती है। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट में चेंज तो आएगी लेकिन रेगुलर नहीं होगी। डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट में तो हर चीज लिक्विड बन चुकी होती है ना, तो उसमें तो स्ट्रक्चर रहता ही नहीं, तो इसलिए स्ट्रक्चर का टेंशन ही कोई नहीं है। डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज रेगुलर। होते दोनों डिक्रीज हैं, एक नॉट रेगुलर और एक रेगुलर डिक्रीज होता है। ओके, तो ये हमारे पास यहां तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात खत्म हुई। अब एक मैं नोट लिखने लगा हूं, चलिए वो बाद में हम लोग लिख देते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ग्रुप 3A एलिमेंट्स show mostly +3 oxidation state, but boron also show -3 oxidation state। एक बात। दूसरी बात, lower elements also show +1 oxidation state due to inert lone pair effect। ये इनर्ट लोन पेयर इफेक्ट या इनर्ट पेयर इफेक्ट, यूं ये समझे ये क्या चक्कर होता है, ये चक्कर भी थोड़ा सीख लेना है। देखो, मैं कहता हूं BF3, फिर मैं कहता हूं BH3। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये +1 वाले 3 है तो ये -3 हो गया, ये -1 वाले 3 है तो ये +3 हो गया, इधर ये +3 है, इधर ये -3 है। यानी कि ये मोस्टली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? 3। वो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। वो कहता है +1 भी शो करते हैं, लेकिन कौन से शो करते हैं? लोअर एलिमेंट्स। अब लोअर एलिमेंट्स में याद रखना है, जितना वो टॉप टू बॉटम आएगा उतना उसमें
बॉन्ड बनाने की सलाहियत कम होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाता, दूसरों के साथ क्या शेयरिंग, क्या डोनेशन, क्या एक्सेप्शन करेगा। इस वजह से जो अगर ऊपर से नीचे है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, तो वो होती है 1s2 और 2s2 और 2p1 होती है। अब p का एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग करेगा, वो कहता है ये जो दो है ना फुलफिल्ड है, वो कहता है कि ऊपर वालों में तो ये भी दो भी डोनेट होके बॉन्डिंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो नीचे आता है ना तो ये इनर्ट हो जाते हैं, ये एक बॉन्ड बना के गुजारा कर लेता है, ये एक बॉन्ड बनाकर ही गुजारा कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं ये वाला जो पेयर है ये इनर्ट है। वजह ऊपर से नीचे आते हुए शायद इतना बढ़ जाता है कि बॉन्ड बनाने की सलाहियत क्या हो जाती है, कम। इस वजह से एक बॉन्ड तो बनना ही बनना है, दूसरा तो पहले फुलफिल्ड है, वो स्टेबल है। इस वजह से हम कहते हैं नीचे वालों का लोन पेयर होता है वो इनर्टनेस शो करता है, नॉन रिएक्टिविटी शो करता है, वो उसके साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। क्लियर हो गया? लो इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस down the group in which boron have maximum due to non-metallic character। क्योंकि इसमें कौन सा करेक्टर है? नॉन मेटेलिक करेक्टर है, जिस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? कम होती है। सही है। उसके बाद हम और भी बात करना चाहें तो हम लोग मेटेलिक करेक्टर के साथ मिलता जुलता हम कह देते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कह लो, या फिर मेटल्स हैं इसलिए पॉजिटिविटी का भी जिक्र किया जा सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का भी जिक्र कर सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। वजह ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। सिंपल सी वजह है कि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत भी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत इंक्रीज करेगी तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव। ठीक है, या शेड पर इलेक्ट्रॉन को दूर जाने की सलाहियत ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट 3A एलिमेंट्स। 3A एलिमेंट्स में बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा कि बोरॉन जो है वो वाहद नॉन मेटल है, बाकी सारी क्या है? मेटल्स हैं। इसके बाद की बात हमने ये कही कि इसके चंद प्रॉपर्टीज हैं, चंद इसके अपना स्ट्रेंथ्स हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेकिन बोरॉन से एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। लोअर एलिमेंट्स में इंक्रीज रेगुलर नहीं होगी। वजह क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सब्शन, और डी सब्शन सही से जो शील्डिंग इफेक्ट काज नहीं करते। इसके बाद मेटेलिक करेक्टर है। मेटेलिक करेक्टर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। मेटेलिक करेक्टर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों? साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन देने की साइज बढ़ेगी, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। इसलिए बोरॉन मेटल है, नॉन मेटल है। नीचे वाली एल्यूमिनियम नॉन मेटल है, प्योर मतलब ज्यादा मेटल की तरफ है। लेसर नॉन मेटल मतलब मेटालाइट हम कैसे, नीचे वाली तो प्योर मेटल है ना, एल्यूमिनियम भी मेटल है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे डिक्रीज करते हैं। क्यों? इसका साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ते हैं। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो सिंपल सी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जल्दी टूटेगा, जल्दी बॉयल होगा, जल्दी मेल्ट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। इस वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है, साइज के साथ कम होती है। सिंपल सी बात, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, पॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहां तक इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर नंबर
ग्रुप 3A एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली कंप्लीट हुआ। तो कल से हम इंशाल्लाह लजीज नेक्स्ट लेक्चर में पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन और देन बोरॉन के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और देन हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्शंस वगैरह सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, जज़ाकुमुल्लाह खैर।